Hello everyone, welcome to this YouTube channel Star Notes Language and Literature। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल, जिसमें कि मैं बिल्कुल क्लास 6 से बेसिक को उठाऊंगी और बिल्कुल अप टू द कंपटीशन लेवल में उसको लेके जाऊंगी, जिसको एडवांस इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं। वहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट होगा। इसके पहले मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर, एंड अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस को जरूर देखें, क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट्स वाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है सबसे पहले मेरे सारे सीरीज़ को जरूर देख लेना एंड मेरे साथ आगे फॉलो करो। आई प्रॉमिस यू कि आपका जो भी कमज़ोर पार्ट है ग्रामर में, आज तक जितना आपको डर लगता आया है, वो डर अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आइए मिलते हैं नोट्स के साथ। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। जिस प्रकार से हिंदी में ताते ती होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में एस और ई एस होता है। मैं नहीं खाता हूँ तो आई डोंट ईट, इस प्रकार से नहीं के लिए डू या डस का प्रयोग करते हैं। ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इन डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते वक्त भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप उन वीडियो को बिल्कुल कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप मेरा पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, और तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आए तो समझने में आपको आसानी होगी। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब देखो, ये कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। ये जो शब्द है कॉन्टिन्यूअस, ये शब्द कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, मतलब कोई काम जारी है अभी तक, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी जैसा कि कॉन्टिन्यूअस शब्द है तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा कि हाँ चलो वो काम अभी भी कंटिन्यू है, ओके। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि कोई भी काम अभी भी प्रोग्रेस में है। जैसे कि मैं खा रही हूं तो अभी भी खा रही हूं, मेरा खाने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं पढ़ा रही हूं तो मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूं, मेरा पढ़ाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हमने एक चीज पढ़ा था जिसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उसे इनडेफिनिट टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही उसका एंड पॉइंट, यानी काम कब शुरू हुआ। मोहन सोता है, भाई ठीक है, मोहन सोता है, मोहन खाता है, मोहन पीता है, मोहन जाता है, मोहन आता है, मोहन नाचता है, मोहन सब कुछ करता है, लेकिन कब से कर रहा है ये पता है क्या? नहीं पता है। कब तक नाचेगा पता है क्या? कब तक खाएगा पता है क्या? नहीं। यानी कि जिस टेंस में हमें ना उसके स्टार्टिंग का पता हो ना एंड का पता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। राइट। नाउ वी विल मूव टू दी कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए अब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें ये पता होता है कि काम जो है वो स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। आई एम राइटिंग, मतलब मैंने काम कब स्टार्ट किया ये हमें पता होता है, लेकिन एंडिंग टाइम नहीं पता होता है। जैसे कि आजकल मैं लिख रही हूं, है ना, तो आजकल मैं लिख रही हूं, तो ये हो गया स्टार्टिंग टाइम, लेकिन कब तक लिखूंगी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टार्टिंग टाइम हमें पता होता है, बट एंडिंग टाइम हमें पता नहीं होता है, ओके। ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे कि हिंदी में रहा है, रही है, रहे है होता है ना, जैसे कि मोहन खा रहा है, मोहन गा रहा है, मोहन नाच रहा है, उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग हिंदी में रहा है, रही है से सततता को दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं, उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि रहा है, रहे हैं, ये सब जो है इज इक्वल्स टू इज आर एम प्लस V4। एम आई राइट? यस। रहा है, रही है, रहे हैं, इज आर एम प्लस V4। V4 को ही आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। जैसे कि आई एम टीचिंग। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं और कोई एक्शन उसी वक्त चल रहा है, बोलते वक्त ही कोई एक्शन चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलते वक्त कोई काम हो रहा है, मान लो मैं अभी बोल रही हूँ और उसी वक्त मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, है ना, तो मैं पढ़ा रही हूँ,
अभी हो रहा है वो काम, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है। यू आर लिसनिंग, अगर मैं पढ़ा रही हूं तो अभी आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। दे आर एंजॉइंग द पिकनिक, वो लोग अभी पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। शी इज प्लेइंग इन द रूम, वो जो है रूम में खेल रही है। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई जो है सो रहा है। ओके, नाउ आते हैं अब स्ट्रक्चर पे। ठीक है, स्ट्रक्चर को प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिएगा। एंड स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि रहा है, रही है, रहे हैं के लिए इज आर एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन माय डियर, एक बात आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, अभी हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं। ओके, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम जो है इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं का कोई यूज नहीं है। ओके, दैट्स वाई मैंने कहीं पर भी हिंदी का यूज नहीं करा है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सब चीजों को सीखो। ओके, सो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस V4। और प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके पढ़िए। ठीक है, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, बस इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, मतलब इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कर देना है, वही है कि इज आर एम, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया है, तो इज आर एम सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर WH वर्ड से जैसे कि व्हाट, हु, हुम, इस प्रकार के शब्द हैं तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अच्छा, इज आर एम के बाद में एक सब्जेक्ट छूट गया है, इज आर एम के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो WH वर्ड्स, कुछ नहीं करना है, इसी को छाप देना है। ठीक है, बस WH वर्ड को पहले कर देना है। WH वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बेसिक्स है बिल्कुल, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर आएंगे। ठीक है, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर कि हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं आई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, एम क्या हो गया, इज आर एम में से हमने एम को पिक किया है। क्यों पिक किया है, क्योंकि जो है जैसे कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, V4 या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, aren't I writing a letter, aren't they writing a letter, isn't she writing a letter। ठीक है, इस प्रकार से भी बन सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ध्यान से देखने की चीज ये है, ध्यान देने का चीज है, एम आई नॉट, पहले एम लगाया फिर आई लगाया एंड फिर नॉट लगाया। ओके, फिर एम, पहले एम फिर आई फिर नॉट राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार से हमने बनाया। तो इसको जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो पहले इन दोनों के मिक्सचर को लिखते हैं और उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं WH वर्ड्स की। ठीक है, तो वाई सी इज कमिंग हियर, वो यहाँ क्यों आ रही है। वाई आर यू क्लीनिंग योर टीथ, तुम अपने दांत क्यों साफ कर रहे हो। तो इस प्रकार से हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आइए अब थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं ना। हम जानते हैं कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, इसके बारे में सब जानते हैं। V1 में मान लीजिए होता है ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लव, लव्ड, लव्ड, लविंग और लव्स, लिख सकती हूँ या नहीं। तो माय डियर, मैं ये कहूंगी कि लविंग एक ऐसा शब्द है
जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, माय डियर, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसी डिटेल को समझते हैं कि क्यों आईएनजी फॉर्म नहीं होता है लव का, जबकि लव भी एक वर्ब है। तो ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके आईएनजी फॉर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले पार्ट 2 में वर्ब चैप्टर से डील किया है। प्लीज मेक श्योर कि आप वर्ब पढ़कर आए, तभी आपका क्लियरिटी जो है टेंस के साथ में हो पाएगा, क्योंकि टेंस जो है वो वर्ब का ही बदलता हुआ फॉर्म है। आइए वर्ब को समझते हैं और अच्छे से इन डिटेल में। तो दोस्तों वर्ब जो है उसको 2 कैटेगराइज में अभी फिलहाल हमने बांट रखा है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट वर्ब एंड द सेकंड वन इज एक्शन वर्ब। द फर्स्ट वन इज स्टेट वर्ब एंड सेकंड वन इज एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब क्या होता है? स्टेट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें सिर्फ किसी स्थिति का पता चलता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेट वर्ब। ठीक है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा तो वो क्या है? स्टेट वर्ब है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? तो एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या है? वो है एक्शन वर्ब। अगर हमें सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो क्या है? वो है स्टेट वर्ब मैम, क्योंकि वो स्टेट और स्थिति को बता रहा है। चलो ठीक है, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वर्ब कैन नॉट बी चेंज इन कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर, ध्यान रखोगे आप कि कॉन्टिन्यूअस टेंस ओनली आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के लिए उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, जो कि इज आर एम प्लस V4 होगा, तभी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। स्टेट वर्ब कैन नॉट बी चेंज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जितने भी स्टेट वर्ब हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं चेंज कर सकते हैं। प्लीज माइंड में याद रखिएगा कि जितने भी वर्ब हैं उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो स्टेट वर्ब है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा भाई, चलो ये हम समझ गए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं करेंगे। चलो ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस, बजाय कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या रूल होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट प्लस do/does प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का और ये अफर्मेटिव का। तो हमने कहा कि जितने भी स्टेट वर्ब हैं वो स्टेट वर्ब के लिए हम लोग किसी प्रकार का कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यस। चलो तो किसका इस्तेमाल करेंगे मैम? तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, शी इज लाइकिंग चॉकलेट। क्या है? शी इज लाइकिंग चॉकलेट। हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम प्लस V4 यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे दोस्तों क्या ये सही है या गलत है? तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत है मैम। क्यों? क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं होता ना कि वो चॉकलेट पसंद कर रही है। ये क्या मतलब हुआ कि चॉकलेट पसंद कर रही है? या तो उसे चॉकलेट पसंद है या तो उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। अब वो चॉकलेट पसंद कर रही है का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? शी लाइक होगा कि लाइक्स होगा? शी लाइक्स चॉकलेट। शी लाइक चॉकलेट। ठीक है, यहां समझ में आ गया? इज लाइकिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो स्थिति बता रहा है। शी इज लाइकिंग चॉकलेट हिंदी में ट्रांसलेट करना कि नहीं उसे तो ये चॉकलेट बहुत पसंद आ रहा है, नहीं भाई। We cannot translate one language into another language. कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए she is liking chocolate कभी नहीं होता है, she likes chocolate होता है। ओके ओके। नेक्स्ट चीज है she is knowing me, वो मुझे जान रही है, मतलब पहचान रही है, जान रही है। she is knowing me, ये क्या होता है? या तो वो आपको जानती है या तो आपको नहीं जानती। ये जान रही है, पहचान रही है क्या है? हम हिंदी में भले बोल देते तुम तो मुझे समझ रही हो, जान रही हो, लेकिन जान रही हो समझ रही हो नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, सी इज नोइंग यू, नहीं भाई, क्या जान रही है, क्या समझ रही है? या तो तुमको जानती है या तुमको नहीं जानती है। तो क्या हो जाएगा? शी, नो लगाओ कि नोज लगाओ? तो शी नोज मी, वो मुझे जानती है। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ब को 2 कैटेगराइज में बांटा हमने। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक वर्ब एंड द सेकंड वन इज एक्शन वर्ब। ओके, सो स्टेट वर्ब में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन बोलता है और एक्शन वर्ब में हमें फिजिकल एक्टिविटी का समझ में आता है कि वहां कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो रही होगी। ठीक है, इसमें हो गया। जितना भी स्टेट वर्ब्स है, स्टेट वर्ब का
कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं फॉर्म किया जा सकता है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के जगह पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आप क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए और देखते हैं। अब बात करते हैं एक्शन वर्ब की। तो एक्शन वर्ब में ऑल एक्शन वर्ब कैन बी चेंज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितने भी एक्शन वर्ब्स हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किए जा सकते हैं। नो कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर ऑल एक्शन वर्ड। हम सभी एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो राइटिंग, अगर मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ बाबू, तो मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे दिमाग, मेरा सब कुछ चलेगा कि नहीं? पैर नहीं चलेगा, मतलब मेरे हाथ चलेंगे, मेरा दिमाग चलेगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी मेरे को कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दे आर प्लेइंग, अब मुझे बताओ क्या खेलते वक्त उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी होगा कि नहीं होगा? यस मैम होगा। तो जब भी आपको कहीं ये दिखे ना कि फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है, वहां पर एक्शन वर्ब है। जहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है वहां समझ जाना है कि एक्शन वर्ब है। दे आर प्लेइंग, अब भाई बताओ प्लेइंग में कोई एक्टिविटी हो रही है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि यस मैम, प्लेइंग में तो एक्शन हो रहा है, उसका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है। बस इतना ही याद रखना है कि एक्शन वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी होता है और स्टेट वर्ब में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है। और जितने भी स्टेट वर्ब है उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं हो सकता है, बल्कि उसका हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और जितने भी एक्शन वर्ब है उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल है, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब को चेंज किया जा सकता है। क्या अभी तक की बात आप लोग को समझ में आ गई है? तो बिल्कुल समझ में आ गई है। उसके बाद बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करना जरूरी है। देखो यहां पर ना कुछ वर्ब्स हैं, है ना। इन वर्ब्स को द फॉलोइंग वर्ब्स, अभी जो वर्ब्स आने वाले हैं, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग, अपने मीनिंग के अनुसार, आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कि अगर हम उसका सेम मीनिंग रहेगा तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मतलब कि जितने भी स्टेट वर्ब्स हैं उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से कुछ कुछ शब्दों को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं, कुछ कुछ स्टेट वर्ब को भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिससे हमें आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, जैसे देखो अब इतना सारा एक एक वर्ड तो याद नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई ये बोल्ड टॉपिक को तो हम याद रख सकते हैं, जिससे हमारा थॉट और ओपिनियन झलके, जिससे हम अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को व्यक्त करें, जिससे हम कोई सेंस और परसेप्शन को व्यक्त करें, यानी कि हम जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स है उससे हम क्या अनुभव कर रहे हैं उसको व्यक्त करें, या पोजीशन या मेजरमेंट को दिखाने के लिए अगर हम कुछ यूज करें तो उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस किस में नहीं करेंगे? जब हम कोई अपना थॉट और ओपिनियन दे रहे हो, जब कोई फीलिंग्स और इमोशंस व्यक्त कर रहे हो, जब कोई हम सेंस और परसेप्शन दिखा रहे हो, जब कोई हम अपना पोजीशन और मेजरमेंट दिखा रहे हो, तब हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तब हम वहां पे, ये सब स्टेट वर्ब्स होते हैं और स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, तो अग्री के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता है, लेकिन मैं बताऊंगी कि कैसे किस किस चीजों के साथ बाद में आता है। लेकिन अग्री के साथ नहीं आता है क्योंकि अग्री एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। बिलीव भी नहीं होगा, डाउट, गेस, इमेजिन, न्यू, मीन, recognize, remember, suspect, think, understand, forget, notice, prefer, consist, consider, trust and mind, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं। प्लीज नोट इट डाउन इन नोटबुक, ओके। और आप मुझे पीडीएफ के लिए प्लीज ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं यही नोट आपको ईमेल कर दूंगी, ओके। थॉट्स एंड ओपिनियन के लिए अग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, न्यू, मीन, recognize, remember, suspect, think, understand, forget, notice, prefer, consisting, consider, ट्रस्ट एंड माइंड, इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूं। फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऐसे वर्ड्स जिससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, वैसे वर्ड्स। जैसे कि लाइक, ये हमारी फीलिंग्स है, डिसलाइक हमारी फीलिंग्स है, लव ये हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स है, हेट, विश, वांट, डिजायर, ये सब फीलिंग्स एंड इमोशंस है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जिससे हम अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन सारे वर्ड्स के लिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कॉपी।
लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, डिजायर, ये हो गया आपका जिनके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब सेंस एंड परसेप्शन की बात करते हैं। सेंस एंड परसेप्शन में क्या होता है कि अपीयर, फील, हियर, लुक, सी, सिम, टेस्ट, स्मेल, इसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का स्मेल यूज नहीं करते हैं। हाँ, आईएनजी फॉर्म का कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सेंस एंड परसेप्शन वाले शब्द जैसे कि अपीयर, फील, हियर, लुक, सी, सीम, टेस्ट, स्मेल, इनके साथ में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके। पोजीशन एंड मेजरमेंट, ऐसे शब्द जिससे पोजीशन और मेजरमेंट, पोजीशन मतलब अधिकार का पता चले, उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बिलोंग, हैव, मेजर, ओन, पोजेस, वेट, कंटेन। बी एक्सेप्ट है, बी का बीइंग होता है। ओके, बी का बीइंग होता है, जिससे कि हम बीइंग मतलब पोजीशन दिखाता है, बस उसका इस्तेमाल हम लोग पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो, ये तो हम लोगों का लिस्ट है। प्लीज आप, मैं अभी अच्छे से कर देती हूँ, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे कि अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो आपके पास एटलीस्ट स्क्रीनशॉट हो, बाद में आप उसको लिख लीजिएगा। और ये बहुत सारे बुक से, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने इन सभी चीजों को कलेक्ट किया है, और उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। और आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार से एक स्टेट वर्ब था बिलीव। क्या था? बिलीव। अब मुझे बताओ, बिलीव जो है वो क्या है, बताइए। बिलीव क्या है? एक स्टेट वर्ब है। बिलीव क्या है? एक स्टेट वर्ब है। अब मैंने आपको बताया कि स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब कभी भी, स्टेट वर्ब का हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होता है? जब उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है, तभी हेल्पिंग वर्ब हो, तभी वो ये हो पाएगा। क्या हो पाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि बिलीव जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो बिलीव, बिलीव जो है वो एक स्टेट वर्ब है। और आपको पता है कि स्टेट वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद में V4 आए, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, ही इज बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास कर रहा है। ये क्या मतलब हुआ? भगवान में विश्वास कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है मतलब कि वो भगवान में भरोसा करता है। या तो बिलीव करता होगा भगवान में, या तो नहीं करता होगा। इससे ज्यादा तो कर रहा है तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था कि देखो भाई, कि अगर स्टेट वर्ब है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्म नहीं किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज वो नहीं होता है। तो किस में चेंज होता है मैम? आपको बताया गया है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व होता है। किस में सॉल्व होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व होता है। ही बिलीव्स इन गॉड, अब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ही बिलीव्स इन गॉड। ही इज बिलीविंग इन गॉड कंप्लीटली गलत है। ही बिलीव्स इन गॉड ये बिल्कुल सही है। आइए, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। प्लीज आप मुझे पढ़िए और आप मुझे बताइए। शी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, फॉरेन विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। अब आप मुझे बताओ, इसमें से इसको बताओ। आई एम, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर इस प्रकार से है तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, या तो मैं तुम्हें समझता हूं या तुम्हें नहीं समझता हूं। बट हम हिंदी में बोल देते हैं। देखो, आप हिंदी ट्रांसलेट करके इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, सब सही ही लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कोशिश मत करना प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कोशिश ही ना करो। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है इंग्लिश में। मैं तुम्हें समझती हूँ या मैं तुम्हें नहीं समझती हूँ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग यू कंप्लीटली गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब का हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा? आई अंडरस्टैंड यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैं 2 पर आना चाहती हूं। शी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड। ओहो, देखो आप मुझे, हाँ,
यहाँ पर बिलीविंग है, इसके पहले इज आर एम आया है क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिलीविंग जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बिलीविंग एक नाउन का काम कर रहा है, और नाउन की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अभी जो है इंग्लिश में एक ही वर्ड नाउन बन जाता है, एक ही वर्ड जो है वो कभी एडवर्ब बन जाता है, तो कभी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, जिरंट की तरीके से बिहेव करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरीके से बिहेव करता है, और कैसे कैसे बिहेव करता है मैं उसको बाद में बताऊंगी इन डिटेल में। अब एक ही वीडियो में मैं अगर पार्टिसिपल पे चली जाऊंगी, जिरंट पे चली जाऊंगी, तो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा, जस्टिस नहीं होगा इस चैप्टर के साथ। दैट्स वाई अभी आप ये समझ लो, क्योंकि इसके पहले इज आर एम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए बिलीविंग जो है वो एक नाउन है, और नाउन के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। वर्ब होगा तब नहीं करेंगे। ओके, चलिए सेम उसी प्रकार की कहानी इसमें भी है। फॉरेन विजिटर्स विथ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। तो अब देखो यहाँ पर भी इज आर एम नहीं आया है, तो ये भी बिल्कुल नाउन की तरह है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो अब तक हमने पढ़ा है कि जितना भी अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी स्टेट वर्ब्स हैं, ठीक है, तो स्टेट वर्ब के लिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। उसके बाद लेकिन हम आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंजेस किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है ये कहानी। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप नोट करके लिख लेंगे, प्लीज अपने कॉपी पेन निकाल के पढ़ने बैठा करिए, है ना, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। शी देखना, हियर सुनना, टेस्ट मतलब एक्चुअली में होता है फ्लेवर, ठीक है। स्मेल करना मतलब बदबू बोल सकते हैं, या फ्रेग्रेंस, इसको फ्रेग्रेंस तो नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार का मतलब खुशबू, इस प्रकार के शब्द है। अपीयर प्रतीत होना, अपीयर मतलब क्या है? प्रतीत होना। हैविंग मतलब पोजीशन दिखाता है। ओके, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो है हम लोग आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका एक अपना शर्त है, और इसकी शर्त ये है कि आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इसका मीनिंग चेंज कर देना होगा। मतलब जब देखने का मतलब देखना नहीं होगा, तब हम लोग सीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे। जब सुनना का मतलब सुनना छोड़ के कुछ और मतलब निकलने लग जाए, तो समझ लेना कि आईएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट करने का मतलब कि उसका जो फ्लेवर है वो छोड़ के कुछ और अगर सेंस निकलने लग जाए तो यूज कर लेना। स्मेल का मतलब अगर कोई एक्शन वाला हो जाए, जैसे सूंघना, तब आप स्मेलिंग यूज कर सकते हो। अपीयर, अब इसको कुछ अलग मतलब निकल जाए, प्रतीत होना के अलग मतलब निकले, तो आप अपीयरिंग यूज कर सकते हो। जब रखने के अलावा खाने पीने के सेंस में यूज करने लग जाए, तो आप हैविंग यूज कर सकते हो। ठीक है, With some conditions we can use continuous tense for these words। तो मैंने आपको बताया कि कुछ शर्तों के अनुसार या कुछ शर्तों पर ये जो शब्द हैं सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, इसका हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया है विथ सम कंडीशंस कि कुछ शर्तों के अनुसार, कुछ शर्त पर ये जो शब्द है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, इसका हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलो देखते हैं सी का क्या मतलब होता है। अब एक एक वर्ड का साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो इतने भी वर्ड्स हैं सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, ये जितने भी वर्ड हैं, वर्ड बाय वर्ड हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका मीनिंग चेंज होता है, तो कैसे हम लोग इसका आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते, सी का क्या मतलब होता है? परसीव विद आईज, किसी चीज को अपनी आंखों से देखना, उसे कहते हैं सी, परसीव विद आईज। अब आप बोलोगे कि यस मैम, सी का तो आपने बोला है कि सी क्या है? एक स्टेट वर्ब है, ठीक है, और स्टेट वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मैं बोली हाँ बिल्कुल बोली हूं, लेकिन मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब सी देखने से हट करके कुछ और सेंस में यूज होने लग जाए, तो हम उसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये आपने बताया है। चलो देखते हैं। माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। अब आपको यहां से पढ़ के लग रहा है कि सीइंग हो गया, इज आर एम भी दिख रहा है और V4 भी दिख रहा है ना। लेकिन आप बताओ, माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखने का ही सेंस आ रहा है, आंखों से देखना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा?
माई फादर क्या होगा, माई फादर सीज डैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, अब चलो ये हमने समझ लिया कि अगर सी का मतलब परसीव विद आईज, आंख से देखना है, तो वह एक स्टेटिक वर्ब होता है, तो वह एक स्टेट वर्ब होता है और स्टेट वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। वही जब शी देखने के सेंस में ना यूज हो करके कुछ और सेंस में यूज होने लग जाए तो हम कहते हैं कि हाँ चलो उसका हम लोग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, ही इज शीइंग मी कमिंग टुवर्ड हिम, वह मुझे देख रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला है सी के साथ आईएनजी तभी यूज होगा जब वह देखना के सेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, जब उसका मतलब देखना नहीं होता होगा, है ना। तो यहाँ पे तो देखने से ही मतलब निकल रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है ना, बिल्कुल गलत है, 200% गलत है। शी क्या हो जाएगा, ही सीज मी कमिंग टुवर्ड हिम। ठीक है, अब देखो ये हम समझ गए कि सी के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं जब देखने के सेंस में यूज हो। अब देखो, सी का सीइंग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब सी हमारा देखने के लिए नहीं बल्कि मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, तो यहाँ पर इज सीइंग भी है। आप तो बोलोगे कि हाँ मैम सही बोल रहे हो आप, इज सीइंग तो है तो मैं यहाँ गलत कर देता हूँ। नहीं, आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मी उस डॉक्टर को दोबारा देख रही है। क्यों देखेंगी भाई, नहीं देखेंगी। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मी जो है वो दोबारा डॉक्टर से मिलने गई, है ना, मेरी मम्मी दोबारा डॉक्टर से मिलने जा रही हैं। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब यहाँ पे सीइंग का मतलब जब मीट बन जाता है, किसी से मिलना बन जाता है, तो हम लोग सीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस केस में नहीं कर सकते हैं, सीइंग का इस्तेमाल हम उस केस में नहीं कर सकते हैं जब सीइंग से हमें देखने का प्रतीत हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन सी का सीइंग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सी का सीइंग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं, तब चेंज कर सकते हैं जबकि उसका मतलब देखना ना हो के किसी से मिलना होता है, मीट होता है। ठीक है, ये हमारा यहां तक डन हो गया। चलो दूसरी शब्द है हियर। हियर का क्या मतलब था, परसीव विद ईयर्स, किसी चीज को कानों से सुनना, परसीव करना। ठीक है, हियर का क्या मतलब होता है, सुनना, परसीव विथ हियर। अगर हम हियर शब्द का इस्तेमाल सुनने के लिए कर रहे हैं, जैसे आर यू हियरिंग मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, आर यू हियरिंग मी, भाई ये कंप्लीटली गलत सेंटेंस है, क्योंकि सुनने के सेंस में जब भी हियर सेंस आता है तो उसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। सबको पता होना चाहिए चीज, जब भी हम लोग सुनने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं हियर शब्द का, तो उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हियर क्या है, एक स्टेट वर्ब है। हाँ, लेकिन अब हियर जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज हियरिंग अ नॉइज, वह नॉइज सुन रही है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या हो जाएगा, शी हियर्स और नॉइज, वह आवाज सुनती है, सी हियर्स अ नॉइज, है ना। ठीक है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं, माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन, मेरे पिताजी सुन रहे हैं तुम लंदन जा रहे हो। लेकिन भाई हिंदी के अनुसार हम तो ट्रांसलेट किए तो बहुत सही बन गया, लेकिन माय डियर हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश है। माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हियरिंग का सुनने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, और सुनने के सेंस में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है, हियर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। ओके, तो सिर्फ हियरिंग नहीं, ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है, तो इन दोनों को ही गलत करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, माई फादर क्या हो जाएगा, हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंदन। ठीक है, मेरे पिताजी सुनते हैं कि तुम लंदन जा रहे हो, दैट्स ऑल, ये हुआ इसका मतलब। अभी हम लोग इज हियरिंग नहीं लगाएंगे। मैंने बोला है कि हिंदी जब ट्रांसलेट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, वाह क्या सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सही है नहीं। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपको बताया कि हियर जब सुनने के सेंस में इस्तेमाल होगा तो हम लोग किसी भी प्रकार का कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं उस वर्ब का। लेकिन अगर हियर अपना मतलब बदल ले, अपना रूप बदल ले, अपना पूरा का पूरा अर्थ बदल ले, तो हम लोग उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। हियर का हियरिंग हम लोग यूज कर सकते हैं जब उसका मतलब सुनवाई करना होगा। जो कोर्ट में जज सुनवाई करते हैं ना, उसी को हम लोग जब हियरिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब सुनवाई करना निकलेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ अब उसका हम लोग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, द जज इज हियरिंग अ केस टुडे। अब बोलोगे कि देखो मैम यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस भी है,
हेल्पिंग वर्ब भी है, V4 भी है, तब यहाँ सही कैसे है? तो इसका सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इज हियरिंग जो शब्द है, इज हियरिंग जो शब्द है उसका मतलब यहाँ सुनवाई करना हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस पूरा सही है। द जज इज हियरिंग अ केस टुडे। जब हियर सुनने के सेंस में आएगा तो आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्म नहीं कर सकते हैं, गलत है, क्योंकि जो है हियर एक स्टेट वर्ब है। जब हियर का हियरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसका मतलब सुनना ना होकर के सुनवाई करना होता है कोर्ट में, तब हम लोग हियर का हियरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सी मतलब देखना होता है, और देखने के सेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो सीइंग का इस्तेमाल गलत हो जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्म करना गलत हो जाता है। वहीं सीइंग का मतलब जब मिलना हो जाता है तब हम लोग सीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा हियर, तो हियर का इस्तेमाल सुनने के सेंस में अगर है तो वो स्टेट वर्ब कहलाएगा, और स्टेट वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं हियरिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब कोर्ट में सुनवाई की बात हो रही हो। थर्ड चीज हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में, तो चलो टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट, टेस्ट मतलब द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो फ्लेवर होता है, जैसे कि चीनी का फ्लेवर क्या है? तो मीठा होना, वो ऑटोमेटिक है। आप मीठा होने के लिए उसमें कुछ कर थोड़ी रहे हो, कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो भाई, खुद से भी तो सोचो कि जिसका फ्लेवर ही है, गुड़ मीठा है, तो गुड़ को मीठा करने के लिए आप क्या कर रहे हो भाई? कुछ कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, उसका टेस्ट अपने आप में मीठा है, तो कहीं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आईएनजी फॉर्म आप लगा दोगे क्या? नहीं ना लगा पाओगे। बस वही बात है कि टेस्ट द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज का फ्लेवर है। स्टेट वर्ब है, टेस्ट क्या है? स्टेट वर्ब है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, क्या है भाई? सुगर मीठा लग रहा है, चीनी तो ऑलरेडी मीठा होता, तो वो लग क्या रहा है? कुछ और लगेगा क्या? कुछ बनाया है क्या हमने चीनी में? तो चीनी मीठा लग रहा है, नहीं होगा, गलत है ये। सुगर टेस्ट स्वीट, सुगर टेस्ट स्वीट। सुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर मान करके सॉल्व करते हैं, है ना। और स्वीट्स, ठीक है, सुगर टेस्ट स्वीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर। अभी मैंने आपको बताया कि टेस्ट करने का मतलब किसी चीज का फ्लेवर होता है, ठीक है, फ्लेवर। अब उसी फ्लेवर का मतलब अब टेस्ट का ओरिजिनल मतलब बदल करके, जब टेस्ट अपना मतलब फ्लेवर छोड़ दे और टेस्ट अपना मतलब ही बदल ले, है ना, टेस्ट अपना मूल मतलब बदल करके क्या कर दे? टू टेस्ट समथिंग, किसी चीज को जब आप चख रहे हो, ऐसे उंगली, चावल है, दाल है, यहाँ पे दाल में नमक है कि नहीं, ऐसे दाल को उठाया और ऐसे मुंह पे, है ना, तो आपने उसे क्या किया? चखा। दाल को ऐसे उठाया, फिर अपने हाथों से ऐसे मुंह पे चखा, तो इसमें आपने एक्शन करा है, इस चखने के पीछे आपका एक एक्शन हुआ है, तो इसीलिए आप उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। जब टेस्ट का मतलब नेचुरल फ्लेवर, जैसे चीनी कैसा होता है? मीठा होता है, तो उसका फ्लेवर तो सबको पता है कि चीनी मीठा होता है, तो उसमें हमने टेस्ट क्या किया? हमने कुछ टेस्ट किया नहीं किया, इसलिए उसका टेस्टिंग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दाल में नमक है कि नहीं, थोड़ा टेस्ट करके बताओ, तब उसका हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस टेस्ट को करने में हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। टू टेक समथिंग मतलब किसी चीज, टू टेस्ट समथिंग, हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं। इंटेंशनली, अब हम बोल रहे हैं दाल में नमक है कि नहीं है, तो जानबूझकर ही चेक कर रही हूं ना मैं, तो इंटेंशनली जब किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग शब्द बिल्कुल सही होता है। माई वाइफ इज टेस्टिंग सूप, माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, मेरी पत्नी जो है वो सूप को टेस्ट कर रही है। आई एम टेस्टिंग द स्टूडेंट, मैं बच्चों को टेस्ट कर रही हूं। अब उनका फ्लेवर थोड़ी है जो मैं उनको टेस्ट कर रही हूं, मैं उनका टेस्ट कर रही हूं, मतलब कि क्या बना रही हूं? मैं उनको जांच रही हूं, है ना, मैं उनको जांच रही हूं। तो जब टेस्ट का मतलब फ्लेवर से हटके कुछ और होने लग जाए तो उसके साथ हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, स्मेल क्या होता है ना, स्मेल महकना होता है, जो किसी चीज का नेचुरल फ्रेग्रेंस होता है। जैसे कि स्मेल, जैसे कि मान लो कि रोज, है ना, रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब रोज का सुगंध कितना प्यारा होता है, कितना मनमोहक होता है, कितना, तो अब बताओ, रोज में से जो खुद ब खुद अपने आप खुशबू आ रही है, उसमें आप क्या उखाड़ लोगे या आप क्या बिगाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो आप? नहीं भाई, ऑलरेडी जो रोज है उसकी खुशबू अच्छी है, और रोज इज स्मेलिंग स्वीट, उसमें आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वो स्वीट स्मेल करती है, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि स्मेल एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में किसी प्रकार का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। अब मान लो मैं एक रोज लाई, है ना, अब मान लो इसका सही क्या हो जाएगा? अ रोज स्मेल्स स्वीट, कॉन्टिन्यूअस ना होकर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला
कि देखो भाई आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं सूंघना के सेंस में। अब बताओ, एक ऐसे गुलाब का फूल, देखो ये ना ऐसा पेन है जो कि महकता है। अभी मैंने क्या किया, ऐसे चला लिया पेन को, वाह क्या सुंदर महक रहा है। इस प्रकार से मैंने कोई एक्शन किया। अभी गुलाब का फूल, मान लो कि मेरे हाथ में ये गुलाब का फूल है, अब मैं इसे सूंघ रही हूँ, आहा क्या सही सुगंध आ रही है। ठीक, तो मैंने सूंघने में हमने कोई एक्शन परफॉर्म करे, डीप ब्रेथ लिया, इस प्रकार से सूंघ रहे हैं। तो जब हम लोग स्मेल का ऑटोमेटिक उसका जो सुगंध है, उसका मतलब सुगंध ना निकल करके उसका मतलब अगर सूंघने से आ जाए, सूंघना में एक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है भाई, एक एक्शन होता है वो, तो हम उसमें स्मेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वो फ्लावर को सूंघ रही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 5वां वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अपीयर का मतलब होता है टू सीम, प्रतीत होना, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास नहीं होगी, है ना। चलो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है। द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट। क्या है, द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट। एग्जाम मुश्किल प्रतीत हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो भाई मैंने बोला कि प्रतीत होने का जब भी मतलब निकल कर आएगा पढ़ने पर, तो हमारा वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्म नहीं हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। तो द एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। देखो भाई, अपीयर्स क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब कैसा है, सिंगुलर। किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर मानते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब यही अपीयर का क्या हम लोग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यस मैम, इसी अपीयर का हम लोग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। कब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैम जब अपीयर अपना वास्तविक जो मतलब होता है उस मतलब को अगर वो बदल ले, तो हम उसको आईएनजी फॉर्म करने का अनुमति दे देंगे कि ठीक है चलो भाई अब तुम आईएनजी फॉर्म में आ जाओ। तो क्या बोलेंगे, चलो भाई, तो क्या मतलब होगा अपीयरिंग का, जब मतलब टू कम आउट है ना, टू बी पब्लिश्ड। अब उसका वास्तविक मतलब जो प्रतीत होना होता है उससे अलग हट करके अब अगर उसका मतलब अपीयर, या अपीयर का मतलब टू कम आउट और टू बी पब्लिश्ड, अगर अपीयर का वास्तविक मतलब बदल करके टू कम आउट मतलब आने वाली है, टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होने वाली है, ऐसा कोई मतलब आने लग जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपीयरिंग का। माई न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट वीक कर लो, है ना, नेक्स्ट वीक। माई न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट वीक, मेरा जो बुक है वो अगले हफ्ते आ रहा है। तो इज अपीयरिंग यहां पर सही है, क्योंकि अब यहां पे प्रतीत होना मतलब नहीं है, इसने अपना मतलब चेंज कर लिया, टू कम आउट और टू बी पब्लिश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। तो क्या यहाँ पे न्यू आर्टिस्ट प्रतीत होना हो रहा है, इस्तेमाल आ रहा है क्या सेंस? नहीं, अब वो आने वाला है उसका। द न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, अब एक नया आर्टिस्ट जो है वो स्टेज पे आ रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, टू कम आउट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने बताया है कि जो शब्द हैं वह अगर अपने वास्तविक मतलब को बदल लेते हैं तो उसका आईएनजी फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और शब्द भी बचे हुए हैं, उन शब्दों को देखते हैं। नेक्स्ट छठा जो शब्द है वो है हैव। हैव मतलब ओन करना, पोजेसन करना। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। ठीक है, इस प्रकार से मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरा अधिकार दिखा रही हूँ, पोजीशन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हैव, अब मान लो मेरे पास एक पेन है, लो ये पेन है, ये मेरा पेन है, तो मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली स्टैटिक वर्ब हो गया, है ना। जब एक्शन आपको पढ़ के लग जाए कि भाई कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो स्टैटिक वर्ब समझ लो, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, है ना। कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टैटिक वर्ब हो गया। चलो, ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली। भाई अगर किसी की अच्छी फैमिली है तो उसमें वो कर क्या रहा है, कुछ कर रहा है क्या? तो इज हैविंग कहीं से सेंस बनता है क्या? नहीं बनता है, तो ये कंप्लीटली गलत है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही क्या है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ ग्रेट फैमिली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, मैं 3 बच्चे कर रहा हूं, ये क्या मतलब बनता है? 3 बच्चे कर रहे हो, ये कोई सेंस निकल रहा है इस बच्चे का? कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, अरे भाई ये क्या कहना चाह रहे हो तुम, है ना। सीधा सीधा बोलो आई हैव 3 चिल्ड्रेन, मेरे 3 बच्चे हैं, है ना।
तो इसीलिए आपके अगर 3 बच्चे हैं तो उसने आप थोड़ी अब कुछ कर रहे हैं, अब तो कुछ नहीं कर रहे ना भाई, 3 बच्चे हैं तो है। ठीक है, चलो अगर हाँ हैविंग हम लोग यूज कर सकते हैं, हैविंग हम लोग यूज कर सकते हैं। शर्त बस वही है जो पहले थी कि हैविंग को जो है वो हम लोग एक्शन में लाना होगा, है ना। यानी कि हैविंग के लिए कुछ उसको काम करना पड़ेगा, उसको अपना नया रूप बदलना पड़ेगा। तो हैविंग का जब मतलब ईट करना, ड्रिंक करना या टू स्पेंड टाइम, है ना, कुछ अच्छा समय बिताना या खाने पीने के सेंस में इस्तेमाल जब होगा तो हम लोग हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। आई एम हैविंग लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं। आई एम हैविंग लंच बिल्कुल सही है। क्यों भाई? क्योंकि लंच करने में कोई ना कोई तो एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। बोलो यस, हो रही है। ही इज हैविंग गुड टाइम दिस डेज, उसका आजकल अच्छा दिन चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा दिन चल रहा है मतलब कुछ काम कर ही रहा होगा। ही इज हैविंग गुड डे दिस डे, यहाँ पे क्या हो रहा है? टू स्पेंड टाइम। और मैंने आपको बताया है कि टू स्पेंड टाइम अगर है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मतलब बदल लिया है उसने अपना। कुछ नोट कर लो यार, थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना जरूरी है। स्टेट वर्ब्स में बी यूज इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मैंने अभी अभी बताया कि अभी इतना सब जो पढ़ा रही हूं उसी को कॉन्साइज वे में मैंने लिख दिया है। स्टेट वर्ब्स में बी यूज इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो भी स्टेट वर्ब्स है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इफ दे रेफर टू टेम्पररी एक्शन, अगर वो किसी टेम्पररी एक्शन को दिखाते हो। अब प्रतीत का मतलब अपीयर होना, है ना। अब पब्लिश होना, टू बी पब्लिश होना, वो तो टेम्पररी एक्शन है ना। तो इफ दे रेफर टू टेम्पररी एक्शन, यानी कि अपना मतलब बदल करके कोई टेम्पररी एक्शन में दिखाने लग जाए। और एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन मोमेंट, है ना, और किसी सर्टेन मोमेंट में किसी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, देन अ परमानेंट एटीट्यूड, अपना मूल रूप को बदल करके वो एक टेम्पररी एक्शन करने का सेंस देने लगता है, तो उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। सम वर्ब्स कैन बी बोथ स्टेट वर्ब एंड एक्शन वर्ब, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ब्स इज देन चेंज्ड। तो ये हम लोग अभी पूरा पढ़ चुके हैं कि जो कुछ वर्ब्स होते हैं वो स्टैटिक भी होते हैं और एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब हम लोग बदलेंगे तभी उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जा सकता है, और उसको बदल करके एक्शन वर्ब में ही बदलना पड़ेगा। जैसे कि हैव मतलब रखना था, पोजेशन दिखा रहा था, जब हमने हैविंग कर दिया तो खाने पीने और कुछ अच्छा टाइम बिताने से मतलब निकलने लग गया। सी का मतलब था देखना, लेकिन जब हम लोग सी का देखना था तो स्टेट वर्ब था, लेकिन सी का मतलब जब किसी से मिलना हो गया तो वो एक एक्शन वर्ब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार स्मेल था, स्मेल का मतलब बदबू या दुर्गंध जो भी बोलो, या उसके बाद जब हम लोग स्मेलिंग किए तो उसका मतलब है सूंघना, यानी सूंघने में हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हियर मतलब सुनना, कानों से सुनना, तो कानों से सुनना का सेंस में हम लोग आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही जब हियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसका मतलब सुनवाई करना हो जाता है। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अपीयर का मतलब बता ही दिया कि अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, तो प्रतीत होना स्टेट वर्ब है, हम उसमें नहीं यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन वही अपीयर का मतलब टू बी पब्लिश, टू कम आउट होने लग जाए तो हम लोग बिल्कुल आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपीयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारे वर्ड्स थे जो कि स्टेट होने के साथ एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अपने मतलब को जब मीनिंग को वो चेंज कर लेंगे तभी ऐसा हो सकता है। आइए चलिए एक्सरसाइज करते हैं और अब देखती हूँ आपने कितना समझा है और कितना नहीं समझे। फटाफट से जितना जल्दी हो सके सॉल्व करिए, है ना। चलिए, आर यू हियरिंग अ नॉइज? क्या हो रहा है यहाँ? कोई कोर्ट केस की सुनवाई की बात हो रही है क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम, कोई कोर्ट केस की सुनवाई की बात नहीं हो रही है। आर यू हियरिंग अ नॉइज? क्या सुनने का हो रहा है? सेंस सुनने का आ रहा है क्या? यस मैम, सेंस सुनने का आ रहा है। तो आर यू हियरिंग अ नॉइज इंट्रोगेटिव है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो क्या ये सही है? नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है? मैम हमको पता है कि हियर जो है वो स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हियरिंग का मतलब सुनवाई करना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो मैम इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? आ यू, है ना, हियरिंग अ नॉइज, क्या बनेगा? बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। देखो भाई, अब ये पूरा का पूरा टेंस ही बदल जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अब ये इंट्रोगेटिव बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा डू यू हियर अ नॉइज। क्या बन जाएगा? डू यू हियर अ नॉइज।
क्या बन जाएगा, डू यू हियर अ नॉइज। चलो, हियर परसीव विद ईयर, ठीक है, जब सुनने का, कान से सुनने का सेंस में यूज करते हैं तब उसके साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, और जब हियर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जब सुनवाई करने में हो तो हियरिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सॉल्व करना, मैं देखती हूँ कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। इट इज appearing to me that my friends are plotting against me. It is appearing to me that my friends are plotting against me. मतलब पब्लिश्ड सेंस निकल के आ रहा है क्या, पब्लिश्ड समझ के आ रहा है क्या, या कम आउट आ रहा है क्या कुछ ऐसा सेंस, तो आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। अपीयरिंग मतलब प्रतीत हो रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे खिलाफ कोई जो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो फिर तो भाई अपीयरिंग प्रतीत होने के लिए तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं फॉर्म कर सकते हैं, तो किस में फॉर्म चेंज करते हैं, तो आप बोलोगे मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स, है ना, क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त जो है वो प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरे लिए, ये हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। चलो उसके बाद, यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। अच्छा ये बताओ कैसे लविंग यू, हाँ कोई किसी से प्यार करना कोई एक्शन थोड़ी है, प्यार करना इज नॉट एन एक्शन, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत गलत समझ रहे हैं, प्यार करना कोई एक्शन नहीं है, हम किसी से दूर होके भी प्यार कर सकते हैं, तो प्यार करना इज नॉट एन एक्शन, तो ये कहना गलत है, तो लविंग यू बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग कर सकते हैं यू आर वेरी लवेबल पर्सन, तुम बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत प्यार करने लायक इंसान हो, बट आई डोंट लव यू, मैं लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता हूं। किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना, और उसका नेगेटिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आई होप कि हम अच्छे से समझ गए। रूल नंबर 1 में था कि बोलते वक्त जो एक्शन हो रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 ये था कि कुछ जैसे कि स्टेट वर्ब्स है, तो स्टेट वर्ब के कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाए जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट वर्ब्स हैं जिनका हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं अगर उनका मीनिंग बदल दे तो। आइए रूल नंबर 3 से बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 कहता है अनफेवरेबल हैबिट, यानी नेगेटिव हैबिट। अच्छा एक बात, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पर पढ़ाया था कि जितना भी हैबिट को दिखाने के लिए, जितनी भी आदतों को दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, मैं रोज नहाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वो खाना खाता है। तो इस प्रकार के जितने भी आदतें थी उन हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वहां दिक्कत ये थी कि सबसे अच्छी बात वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की थी कि सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ करते थे, है ना, उस प्रकार की चीजें वहां पर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर देखो हैबिट की बात हो रही है, बट अनफेवरेबल हैबिट, जिससे कि आपको ऐसे इरिटेशन होगा, जिससे कि आपको ऐसे गुस्सा आएगा, है ना, नेगेटिव चीजें शो कर रही होंगी, तो उससे क्या होगा कि हम अनफेवरेबल हैबिट्स के लिए, नेगेटिव हैबिट्स के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई इरिटेशन दिखाना हो, जैसे किसी इंसान से आप बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गए हैं, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो ये क्या है, ये जो हमेशा शब्द है, मैंने ये भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दिखाया था कि अगर आप ऑलवेज कहीं पर देखो तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि अगर आप बोल रहे हो तुम हमेशा झूठ बोलती हो, तुम हमेशा ऐसे करती हो, या तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, ठीक है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे शब्द जिससे कि आपका इरिटेशन बाहर निकल रहा है ना, हमेशा ऐसे करते हो, कोई चीज अगेन एंड अगेन हो रही है, ऑलवेज फॉर एवर नेगेटिव शब्द है, इस प्रकार से अगर नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं तो क्या है कि हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमको ऑलवेज यूज करना है तो ऑलवेज का पोजीशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद ऑलवेज आएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे नेगेटिविटी कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी कहीं पॉजिटिव सेंटेंस हमको दिखता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलो दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं
सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। अब मुझे ये बताओ, सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट, लेट से उठ रही है, तो क्या ये ऑलवेज से हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस शो हो रहा है, नेगेटिव हैबिट शो हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे यस, नेगेटिव हैबिट शो हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग शी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग यूज करेंगे, ना कि गेट्स अप यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर हैबिट जो है वो अफर्मेटिव हैबिट है, एक सकारात्मक हैबिट है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन अगर किसी हैबिट से हम लोगों को नेगेटिविटी शो हो रही है, इरिटेशन शो हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। सी इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल। वो हमेशा स्कूल लेट आ रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है इससे कि तुम हमेशा स्कूल लेट आ रही हो। शी इज ऑलवेज कमिंग लेट। अब इस ऑलवेज कमिंग से क्या मिल रहा है? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हैबिट देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई। तुम हमेशा झूठ बोलती हो, है ना, यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाइज। तो ऑलवेज टेलिंग के साथ में क्या हमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है? आप कहेंगे यस मैम, मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि देखो, कंपेयर करके पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैबिचुअल एक्शंस के लिए जितना भी चीजें होती हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए सब तक अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिमाग के एक कोने में इस बात को जरूर रखना कि अगर आप जो हैबिट शो कर रहे हैं और वो एक नेगेटिव हैबिट है, उस हैबिट से आपको इरिटेशन हो रहा है या चिढ़ हो रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलो, ये हम लोग पढ़ लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लान्ड एक्शन, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी प्लान्ड एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन when describing something you are in the process of doing, अगर आप किसी चीज को प्रोसेस में है करने के लिए, मतलब अभी वो फ्यूचर में पूरा होगा लेकिन अभी आप उसमें लगे हुए हैं, है ना, तो फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर तो आप एक दिन में नहीं बन जाएंगे, है ना, आप डॉक्टर के लिए डेली डेली पढ़ाई करेंगे, डेली डेली उसका सिलेबस को खत्म करेंगे, तो आप डॉक्टर बनेंगे। यानी कि जो काम प्रोसेस में है, कंटिन्यू है, उसके लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। मैं पढ़ रही हूं ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही हूं। तो क्या मैं डॉक्टर आज ही बन जाऊंगी? नहीं, फ्यूचर में बनूंगी, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो अभी प्रेजेंट में जारी है ना। ठीक है, चलो। उसके बाद आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डेंटिस्ट। मैं डेंटिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रही हूं। इस प्रकार से आइए, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। जो घटनाएं मान लो नियर फ्यूचर में होने वाली हैं, है ना, जो घटनाएं नियर फ्यूचर में होने वाली हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। मैं आज रात को पार्टी नहीं जा रही हूं। तो क्या अभी की बात हो रही है क्या? नहीं, हमें पार्टी जाना है रात में, लेकिन हम बता रहे हैं कि आज रात को मैं ना पार्टी में नहीं जा रही हूं। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी टुनाइट, यानी कि फ्यूचर की घटना को दिखाने के लिए भी, फ्यूचर के जो होने वाला है, फ्यूचर में जो काम हमने अरेंज करके रखा है, जो काम हमने फिक्स करके रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। मेरे अंकल कल आ रहे हैं, आज तो नहीं आ रहे, बट मैं बात आज कर रही हूँ, है ना। तो प्लान्ड एक्शन है ये, एक अरेंज किया हुआ है कि हाँ उनका आना तय है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। वी आर वॉचिंग द मूवी टुनाइट। आज रात को हम मूवी देख रहे हैं, है ना, बट अभी नहीं देख रहे हैं, रात को देखेंगे। ऐसे भी हम बोल सकते थे कि आज रात को हम मूवी देखेंगे, बट हम लोग का बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं, मैं बाजार जा रही हूँ, बट अभी हमें तैयारी हो रही होती है और बोलती हूँ अरे मैं तो बाजार जा रही हूँ। तो उसी प्रकार के सेंटेंस के लिए हम लोग फ्यूचर में कुछ फिक्स है या कुछ अरेंज किया हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी इज बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। देखो, वो जो है कार खरीद रही है, नेक्स्ट मंथ खरीद रही है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का डेफिनेट प्लान एक्शन है, फ्यूचर का डेफिनेट कि नेक्स्ट मंथ उसको कार खरीदना ही खरीदना है। दे आर शिफ्टिंग नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर रहे हैं, फिर से डेफिनेट प्लान एक्शन है। आई एम गेटिंग अ ट्रांसफर दिस वीक। अच्छा, मेरा ट्रांसफर इस वक्त इस हफ्ते मेरा ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या डेफिनेट प्लान एक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट प्लान एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको देती हूं, है ना, जिसकी वजह से अगर आपको कभी भी एरर डिटेक्ट करने के लिए आए या फिलर आए, तो उसको देखते ही आपको इतना सब कुछ ना याद करना पड़े, बस शब्द देखो और आप
तुरंत से टिक करो, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही मनी है ना। एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। तो कुछ शब्द ऐसे हैं। नाउ अगर आप देखो तो समझ जाओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। राइट नाउ अभी तुरंत, अभी की बात हो रही है ना। नाउ मतलब अभी, राइट नाउ मतलब अभी तुरंत, राइट नाउ। ये देखो तो समझ जाओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंटली मतलब अभी, वर्तमान में। एट प्रेजेंट मतलब अभी इसी क्षण। दीज डेज आजकल। नाउ अडेज आजकल। एट द मोमेंट अभी इस क्षण में। दिस मोमेंट इस क्षण। दिस मॉर्निंग इस सुबह। दिस इवनिंग इस शाम। करेंटली अभी मतलब जो चल रहा है, ईटीसी। अगर ऐसे आपके वर्ड्स मिलते हैं तो आपको क्या करना है कि समझ लेना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होने वाला है। आने वाला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना है। चलिए एक बार वर्ड को रिपीट करते हैं। नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ अडेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, ईटीसी। इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं तो आपको समझ लेना है कि आने वाला जो सेंटेंस है या जो सेंटेंस है उसमें क्या भरेंगे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे उसे हमने कवर कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और हम लोग सेकेंडों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉलो फॉर मोर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट। मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है कि मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और मैं किस प्रकार से पढ़ा रही हूँ। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।